Hello, CA Foundation student. This side CS Arjun Chhabra, and I believe every one of you is doing absolutely good. So guys, as I said earlier कि मैं आपको important questions की एक वीडियो बना के दूंगा जिसपे लॉ के पांचों चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिसकी आने की प्रबल संभावना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर बीसीआर का कब बताओगे आप? तो बेटा बीसीआर में कोई लॉ नहीं है। बीसीआर में आपको बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड कम्युनिकेशन है जिसमें आपको फॉर्मेटिंग, आपका प्रेसी, जहां पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, वहां पे कोई कंसेप्ट नहीं है। वहां पे आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड, करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड चीज बताई जाती है। बट ऐसा नहीं है कि उसके लिए मैंने कुछ बताया नहीं है, मैंने उसके लिए बहुत कुछ करा के रखा है, उस पर मैं आऊंगा। अब ऐसा है कि उसमें इंपॉर्टेंट तो रहेगा नहीं, तो उसमें रहेगा क्या? उस पे मैंने गेम चेंजर स्ट्रेटेजी बताई है बहुत पहले। किसी बच्चे ने अगर नहीं देखी है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो स्ट्रेटेजी जरूर देख लिए। फुल ऑफ कंटेंट है, दिमाग खुल जाएगा एकदम कि कैसे हैंडल करना है बीसीआर को। ये हो गई एक बात। अब जो बच्चा ये वीडियो को पहली बार देख रहा है, मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है, इस यूट्यूब फैमिली से पहली बार जुड़ा है, मैं उनको बताना चाहता हूं 15th अगस्त, दैट इज ऑन इंडिपेंडेंस डे, मैंने गिफ्ट दिया था अपनी पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को जो सीए फाउंडेशन की है। फ्री सीए फाउंडेशन लॉ एंड बीसीआर मैंने कराया था पूरा, मेरे बच्चे गवाह हैं उसके। अब उसमें मैं सारे कंटेंट फ्री अवेलेबल नहीं करा हूं यूट्यूब में, लेकिन जितने कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, क्योंकि वो क्लासेस लाइव चलती थी, बाद में वो प्राइवेट हो जाती थी, अभी जितने कंटेंट फ्री में अवेलेबल है उसकी भी लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है। और मैं ये बताना चाहता हूं, अभी जो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको मैं बताऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आई गारंटी हमने वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने रिवीजन लेक्चर जो अपन ने 15 अगस्त से शुरू किया था, कुछ अराउंड एक महीने तक वो चला था, लास्ट तक बीसीआर तक, उसमें हमने सब कुछ किया है। सब कुछ मैंने आपको एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट है और मैं बोलूंगा ये मैंने कराया है, तो दैट कराया का मतलब हमने उसको पहले क्वेश्चन को समझा है, प्रोविजन को समझा है, कंसेप्ट को समझा है, फिर मैंने लिखवाया भी है, राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई है, एक एक क्वेश्चन की नहीं नहीं करके कम से कम 50 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करूंगा तो मैं बार बार ये बात को दोहराऊंगा नहीं कि देखो ये मैंने वहां पे कराया था, याद करो, लिखवाया है, बस मैं इतना बोलूंगा ये मैंने कराया है। तो व्हेन आई से आई एम कराया है का मतलब सर ने पहले इसको समझाया है क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन से रिलेटेड प्रोविजन समझाया है, फिर कंसेप्ट समझाया एंड फिर लिखवाया भी है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप लोग गवाह हो इस बात के, झूठ बोलोगे तो आपको घुस के दूंगा फिर। ठीक है, चलो ये बात हो गई एक, ये हो गई साइड में। अब एक डिस्क्लेमर और देना चाहता हूं कि ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, ये मैं सारे पेपर पैटर्न जो 4 बार सीए फाउंडेशन हो रखा है, मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, इस बार तो हुआ नहीं था, इनका एनालिसिस करके, अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, अपनी विजडम का इस्तेमाल करके बताऊंगा। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसमें से अगर कुछ 19-20 इधर उधर होता है तो वो कल को मुंह उठा के जो बच्चे आते रहे, सर आपने तो ऐसे बोला था, ये ऐसे हो गया। तो भाई जो बच्चे मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, जो बच्चे मेरे से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, दे लिटरली बिलीव मी, ये मैं डिस्क्लेमर अपनी सेफ्टी के लिए दे रहा हूं और मैं आपको लॉजिक के साथ सारी चीजें बताऊंगा। इतने समझदार अब आप भी हो गए हो कि जब मैं आपको लॉजिक और एनालिसिस बताऊंगा आपको खुद को वो बिलीव हो जाएगा, हाँ बे सही बोल रहे सर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आएगा ये। सो मैं उस तरीके से बताऊंगा ताकि आपको भी शंका ना रहे और मेरे ऊपर भी कोई शंका ना आए। सो लेट अस बिगिन विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस वीडियो को जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प बना सकता हूं ना, उतना मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाऊंगा, बने रहिएगा, आपको बहुत फायदा होगा इससे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर टोटल 22 मार्क्स का आता है, आपके सामने स्क्रीन है। आपको 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और 12 मार्क्स का आपको आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब क्या, आपको एक सिनेरियो बता देगा और बताएगा कि इसमें क्या होगा, बताओ, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको बताना है। ये हो गए ये 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और 12 मार्क्स का इसमें आता है क्या, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, कि भाई बताओ ऑफर में क्या क्या एसेंशियल होते हैं, कंसीडरेशन में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, एग्रीमेंट बिना कंसीडरेशन के वॉइड होता है लेकिन इसके एक्सेप्शन बताओ, एंड सो ऑन। तो 22 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएगा। सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आपको 16 मार्क्स का वेटेज, यानी कि सेल ऑफ गुड्स 16 मार्क्स, पार्टनरशिप 16 मार्क्स। क्या बाइफर्केशन है, 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन। एलएलपी में एक ही क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, कंपनीज एक्ट में आपको आता है टोटल 13 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन।
सब मिला के टोटल 72 मार्क्स का आपका आता है, जिसमें आपको पूरा 72 मार्क्स अटेंड नहीं करना, आपको तो कितना करना है 60 मार्क्स। तो आपको 12 मार्क्स का क्या रहता है, ऑप्शन रहता है, यानी कि टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का रहता है, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, ऐसे करके मतलब जैसे मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो रहता है, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का रहता है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है, ऐसे करके 12 मार्क्स। कहीं में 4-4-4 करके 3 क्वेश्चन दे दिए होते हैं, तो एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का रहता है, आपको बनाना 5 रहता है, एक आपको छोड़ने का ऑप्शन दिया रहता है। सो आउट ऑफ 6 आपको 5 बनाने होते हैं। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यूनिट 1 की अगर बात करूं तो यूनिट 1 में मैं ध्यान से बोल रहा हूं, टॉपिक सुन लेना, आपको कौन से टॉपिक को एकदम ध्यान से पढ़ना, उसके अलावा उसमें कुछ पढ़ने को है ही नहीं। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, उसके ऊपर भयानक क्वेश्चन आया था नवंबर 18 में। सारे बच्चे खतरनाक कंफ्यूज हुए थे, मैंने इसको बहुत अच्छे से 2-3 क्लास में क्लियर करवाया, जहां जहां मैंने रिवीजन लिया है, तो ये आपको आना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नीचे मैंने करवाए थे, सुनना मेरी बात को। इसमें क्या है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन के ऊपर है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मैंने इसको करवा दिया ऑलरेडी अपने रिवीजन में। तो एक तो इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन को छोड़ के और किसी से क्वेश्चन आएगा नहीं, ये लिख के ले लेना। अब आपको ना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछेगा, ना आपको कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस पूछेगा। तो सर अल्टीमेटली इससे पढ़ना क्या, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं टॉपिक पहले बता रहा हूं, उसके बेसिस में क्वेश्चन बताऊंगा, लिख भी लेना अगर साथ में। तो देखो यहाँ पे मैंने मार्क भी करके रखा हुआ है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, जहां पे क्रॉस क्रॉस नहीं करना, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर पढ़ना है अपने को। इसके अलावा ऑफर के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, नीचे क्वेश्चन में आएंगे वो, और एक्सेप्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है, और एक लास्ट क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर दिया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के ऊपर। ये जितने टॉपिक बोले हैं उतने ही टॉपिक आने की प्रबल संभावना। आप सोचो इसके बाद आएगा क्या, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपसे पूछेगा नहीं, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या पूछेगा, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, या लीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन क्या होता है, जिसके लिए अलग से आगे टॉपिक है पूरा। सो मेरे हिसाब से ये इतना ही है। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन ही आया हुआ था, ये ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, ये भी ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर के ऊपर एक क्वेश्चन है। कब आया, ये नवंबर 18 को आया हुआ है। ठीक है, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर कितनी तरीके से रिवोक होता है, ये भी आया हुआ है। फिर अब ये जो आया हुआ था वो वाली बात है। अब देखो आया क्या क्या है और कब आया है। एक ही अटेम्प्ट में नवंबर 18 में इस यूनिट से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आए, उसके बाद कभी नहीं आया, ना मई 18 में, ना मई 19 में, ना नवंबर 19 में। एक क्वेश्चन ये वाला आया था, देखो कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर कितने तरीके से होता है। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया था ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर के ऊपर, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया था। तो टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, यानी कि सर ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर के ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, और अपना 3 मार्क्स का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन के ऊपर, और 5 मार्क्स का ये आया था कि ऑफर कितनी तरीके से रिवोक होता है। इसके अलावा जितने पॉसिबल क्वेश्चन इसमें मेरे को लगता आ सकते वो नीचे दिए हुए, कि ऑफर डिफाइन करो, उसके एसेंशियल एलिमेंट, एक्सेप्टेंस डिफाइन करो, उसके लीगल प्रोविजन, ये दोनों, और एक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के ऊपर ये रामास्वामी वाला क्वेश्चन, ये भी मैंने करा रखा है। ठीक है सर, फर्स्ट यूनिट में अपने को समझ में आ गया, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ऑफर के ऊपर पढ़ना है पूरा, एक्सेप्टेंस का पढ़ना है, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ये तो टॉपिक हो गया, उस टॉपिक के बेसिस में मैंने क्वेश्चन भी दे दिया। ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे, आपकी नहीं अब पार हो जाएगी, और मैंने तो करवाई रखा है, पहले ही बोल दिया था। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो क्वेश्चन है, आंसर किधर है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये वाली पीडीएफ, क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ है, ये आपको अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करके रजिस्टर करके जैसे ही आप एंटर करोगे, मेनू वाला ऑप्शन आएगा अपर लेफ्ट कॉर्नर में, वहां पे स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा, जाओगे तो ये पीडीएफ मिलेगी। इसके आंसर भी चाहिए तो वो पेड है, वो मेरे स्टोर में आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर्स के नाम से। जितने ये क्वेश्चन है उतने उनके आंसर है, और आंसर ऐसे नहीं कि बस लिख दिया है, एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे आंसर है, पॉइंट टू पॉइंट, कौन सा बोल्ड वगैरह वगैरह। कुछ बच्चों ने खरीदा हुआ है, इसलिए मैं उसको फ्री नहीं कर सकता, क्योंकि जो बच्चों ने पे करके खरीदा फिर उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो आंसर उधर मिल जाएंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं छोड़ सकते। द रीजन बीइंग, इसमें ऐसा करता है कि जैसे इसमें 4 टॉपिक है, कंसीडरेशन क्या होता है, लीगल रूल्स क्या होते हैं कंसीडरेशन के, कब थर्ड पार्टी स्यू कर सकता है, और वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट। अब लास्ट टाइम क्या किया था, लीगल रूल्स का एक पॉइंट उठाया,
सूट बाय थर्ड पार्टी का एक पॉइंट उठाया और मिला के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दिया एक एक पॉइंट से। तो ये किसी भी पॉइंट में क्वेश्चन बना देता है, छोटा सा यूनिट है, पढ़ना पूरा है। लेकिन सुनिएगा मेरी बात, इसमें प्रबल संभावना किसकी आने की? प्रबल संभावना है इसकी, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कर, पढ़ना पूरा है इसको, लेकिन और आने वाली चांसेस कौन सी है? वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये देखो, ये आया था, ये 5 मार्क्स का आया था मई 18 को, उसके बाद कभी जीवन में नहीं आया ये एमटीपी पे, इतनी एमटीपी पे लगातार इसको दिया क्योंकि ये है भी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बराबर है, ये जनरल रूल है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट करो, यानी कि एक्सेप्शन बताओ। तो ये 5 मार्क्स का आने की खतरनाक चांसेस है। अब उसके बाद, अब ये जो ऊपर है डिफाइन कंसिडरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या किया, नवंबर 19 में इसको पूछ लिया 7 मार्क्स का। अब एज इट इज यही क्वेश्चन नवंबर 19 में उठ के नहीं देगा। द रीजन बिंग, तुम खुद सोचो, लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस पूछे उसी को अगर उठा के इस पेपर में दे दे कोई, इस बार के पेपर की कोई मतलब रह जाएगा? कोई लॉजिक है? नहीं। 1% चांसेस ये होते हैं कि भाई लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसका कोई एक आधी क्वेश्चन एज इट इज रिपीट कर दिया, वो भी बहुत रेयर केस में। तो एक बात हमेशा ही अपने दिमाग में रखना कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। फिर भी मैं इसको पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूं? मैंने बोला ना, किसी भी एक पॉइंट में उठा के क्या दे देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं। तो लीगल रूल्स के अंदर वही चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला आता है कि कंसिडरेशन में कम फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, बराबर है। तो इसको भी पढ़ना है, लेकिन एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिफाइन कंसिडरेशन, इसके किसी पॉइंट में क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। शूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका एक पॉइंट उठाया था, ठीक है, और चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला का, इसको मिला के ये मई 19 में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन दिया था सोहनलाल मोहनलाल का, कराया हुआ है मैंने, लिखवाया भी है, ठीक है, ऑलरेडी बता दिया। अब जो चिन्नैया वर्सेस रमैया है कि थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन, ये भी करवाया हुआ है, लिखवाया हुआ है, इसके ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बलवंत वाला। सेम सिनारियो चिन्नैया वर्सेस रमैया का, ये बलवंत वाला क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज को कवर करने के लिए अगर उस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार का आएगा। ये आपके आरटीपी नवंबर 18 में दिया था। तो सेकेंड यूनिट में आपको पूरा ही करके जाना है, और मैंने पॉसिबल क्वेश्चन बता दिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते। अब यहां पे थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूं, थर्ड यूनिट में ना आपको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, ठीक है, ना आपको फ्री कंसेंट पढ़ना है, ना आपको लीगल ऑब्जेक्ट, ना आपको वॉइड एग्रीमेंट पढ़ना है। वॉइड एग्रीमेंट में एक छोटा सा बताऊंगा, वेगर और इंश्योरेंस का डिफरेंस बस पढ़ना है, लेकिन उतना ही पढ़ना है। अब यहां पे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये खतरनाक है। क्यों? मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूं अभी, थर्ड यूनिट से जो जो क्वेश्चन आया। एक बार कोर्जन से पूछा, एक बार अनड्यू इन्फ्लुएंस से पूछा, एक बार आपका फ्रॉड से पूछा, बराबर है। ये 3 ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। कोर्जन बताओ क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस बताओ क्या होता है, उसका इफेक्ट बताओ। फ्रॉड क्या होता है बताओ। क्या साइलेंट रहोगे तो भी क्या फ्रॉड माना जाएगा? यही क्वेश्चन उठ के है, अभी दिखा देता हूं। तो इसके बेसिस में मैंने जो एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन दिए, ये समझ के लेना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया था मई 18 में, डिफाइन फ्रॉड और साइलेंस रहोगे तो भी फ्रॉड माना जाएगा, 5 मार्क्स करवाया हुआ मैंने, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये आया था मई 19 में, इसेंशियल्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तीसरा क्वेश्चन कब आया? नवंबर 19 में, एक्सप्लेन द टर्म कोर्जन और उसके इफेक्ट क्या होते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, नवंबर 19 में कोर्जन आया लास्ट टाइम, यानी कि लास्ट टू लास्ट टाइम, इस बार तो एग्जाम नहीं हुआ, क्या यही क्वेश्चन उठा के देगा? अब ये एज इट इज क्वेश्चन उठा के नहीं देगा, हो सकता है इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दे, लेकिन कोर्जन के ऊपर ऐसा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता भी नहीं, बहुत फुद्दू सा बनेगा, इंस्टीट्यूट इतना फुद्दू क्वेश्चन देगा नहीं। अब इससे क्या बनता है कि इस बार अपने को अनड्यू इन्फ्लुएंस को घोट के पीना है, फ्रॉड वाले को अच्छे से पढ़ना है। अब जब मैं बोल रहा हूं अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड, अब देखो हर जगह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है इन्हें, हर जगह, लेकिन मैंने आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया। देखो मैंने उसके नीचे रिलेटेड क्वेश्चन दिया। रिलेटेड यानी कि इस टॉपिक के अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस टाइप का पूछ सकता है। ये फ्रॉड है तो फ्रॉड के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस टाइप का पूछ सकता है। तो कहने का मतलब, जब मैं ये बोल रहा हूं ये टॉपिक में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को भी जब पढ़ोगे तो पढ़ना कंसेप्चुअली है, हो सकता है उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल आ जाए, तो मैंने रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको पढ़ना है तो रटना नहीं है, कंसेप्चुअली पढ़ के फिर थोड़ा बहुत याद करके आपको जाना है। अब ध्यान से सुनना, इसके अलावा इस टॉपिक में पूछा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेगर वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है, 2 मार्क्स का, बस और कुछ नहीं, वो वॉइड एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, जबकि वो भी फ्री कंसेंट वाले उसमें ही आता है। मिस्टेक को जाने दो, कभी पूछा नहीं, मेरे को लगता भी नहीं पूछेगा।
तो मिस रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से पढ़ के जाना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस को पढ़ के जाना है, फ्रॉड को पढ़ के जाना है, और मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एकदम चुम्मेश्वरी क्वेश्चन मैंने करवाया था प्रैक्टिकल, क्योंकि हो सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए। वो आपके एमटीपी और आरटीपी पे दिया था, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया था, दोनों को करवाया हूं, दोनों को लिखवाया हूं। आइए समझते हैं, ठीक है। तो अब नीचे जाऊंगा तो देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वेगर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का इसमें और आया कि क्या माइनर लायबल रहता है नेसेसरीज के लिए, 2 मार्क्स का आया था मई 2018 में, तो वो भी यहां पे मैंने कवर कर लिया। और उसके बेसिस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था सेक्शन 68 में आज नहीं तो कल क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबली आ सकता है, तो मैंने उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये भी करवा के रखा है, लिखवा के, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो ये मिस रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे देखो मैंने कितने स्टार लगाए हैं, 1 2 3 4 बराबर है। ये आपके कभी भी आया नहीं किसी भी अटेम्प्ट में, लेकिन बार बार रिपीट चीज बार बार आ गई, एक बार कोर्जन आ गया, एक बार फ्रॉड आ गया, एक बार अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गया, ये बचा हुआ है। तो कोर्जन तो मेरे को नहीं लगता दोबारा आएगा, आएगा तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और ये मिस रिप्रेजेंटेशन। और उसके बेसिस में मैंने 2 मिस रिप्रेजेंटेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए हैं, और यहाँ पे मैंने लिखवाए भी है, मतलब आप खरीदो ना खरीदो वहां पे मैंने तो लिखवाया है डिक्टेट करके यहाँ पे, ठीक है। चलिए सर, समझ में आ गया सर। और एक पॉसिबल क्वेश्चन मेरे को जो लगता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है। तो 3rd यूनिट में अगर बात करें सर, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, आपका मिस रिप्रेजेंटेशन, और इनके जो भी रिलेटेड आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए वो कर लेंगे। और सर ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाला कर लेंगे, और माइनर से रिलेटेड जो आपने वो ईशान वाला सेक्शन 68 वाला जो आपने बोला था, बढ़ते ठीक। चलो, तो ये हो गया 3rd यूनिट। 4th यूनिट में अगर मैं बढ़ू तो देखो 4th यूनिट में मैंने सब काट के रखा है। इसमें पढ़ना क्या है, इसमें ये पढ़ना है बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड। पर्सनल कॉन्फिडेंस में, पर्सनल स्किल में अगर कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सनल कॉन्फिडेंस में अगर पर्सनल स्किल में, तो प्रॉमिसर खुद परफॉर्म करता है। बाकी केसेस में रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते, एजेंट भी कर सकता है, प्रॉमिसर भी खुद कर सकता है। वो वाला टॉपिक याद आ रहा होगा जिनने मेरे से पढ़ा हुआ है। एक वो लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, एक ये, और एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, ये लास्ट टाइम पूछ रखा है, लेकिन इसका कंसेप्ट बड़ा तगड़ा है। ये लाइफ टाइम में एक ही बार क्वेश्चन पूछा था, मेरे को लगा था इतना तगड़ा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, लेकिन लास्ट टाइम पूछ दिया था। तो इसको मैंने दोबारा दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना साथ में। और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाकी देखो मैंने बाकी सारा कुछ कट किया हुआ है, क्योंकि इनका फोकस इसमें ही है, इनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी से आता है। अभी समझना एक बात को, 4th वाले यूनिट में आज तक डायरेक्ट क्वेश्चन आया ही नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आया है। और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक में आया है, और इनसे अलावा और कितने दूर तक वो जा सकते, किसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे सकते, मैंने वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर करके लिए। बाकी की चीजों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपन इन चीजों को अच्छा कर ले जिसमें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस कंसेप्ट में जान है वो वाला, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ता हूं, तो देखो ये सोनू मल वाला ये जो है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाला है, सेक्शन 59, 60, 61। ये मैंने बुलसाई रिवीजन लेक्चर में करा है, ये फ्री कंटेंट अवेलेबल भी है, मैं वो वाला लेक्चर डाल दूंगा। और इसको मैंने अपने लाइव क्लास में भी जब रिवीजन ले रहा था तब कराया था, फ्री रिवीजन क्लास में, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, अब देखो ये कब आया था, नवंबर 19 को लास्ट टाइम, बट फिर भी एक बार इसको करना। अब ये वाला क्वेश्चन मई 19 में आया था। ये वाला कौन सा है, एक बाप था, वो पेंटिंग के लिए पैसे ले रहा था कि इंसान से। अब पेंटिंग तो बाप की पर्सनल स्किल है, बाप मर गया तो वो बोल रहा था, थर्ड पर्सन उसके बेटे को बोल सकता है क्या पेंटिंग बना, तो भैया ये पर्सनल स्किल में बेटे को नहीं बोल सकता, बस पैसा वापस देना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन है, मई 19 में आया, 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको करके ही जाना। अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने दिया कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, तो डायरेक्ट करोगे तो प्रैक्टिकल अपने आप आ जाएगा, प्रोवाइडेड डायरेक्ट क्वेश्चन आप प्रैक्टिकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ो। ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेक्शन 65 का है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बीच में फ्लड आ गया तो अपन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाए, सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वगैरह वगैरह के बेसिस में ये भी मैंने करवा के रखा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी लिया हुआ है कि अगर सेम तो क्वेश्चन आएगा नहीं उठ के, एज इट इज वही फैक्ट्स नवंबर 18 में है, तो उससे अगर मिलता जुलता अगर कोई पॉसिबल क्वेश्चन आएगा तो घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आएगा, मिस्टर झूठ वाला जो नीचे है कर लेना, मैंने भी करवा के रखा हुआ है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद ये देखो, ये जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी वाला मई 18 में 4 मार्क्स का आया था। अब ये एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि आपका माइंडसेट खुलते जाए, अच्छा इस टाइप का आता है, इस टाइप का आता है, आपको जो आया हुआ है वो भी, और जो पॉसिबल क्वेश्चन होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताया। और लास्ट, ये कभी आया नहीं है, ग्राउंड्स टू डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट, ये बस एमटीपी पे दिया है,
लेकिन ऐसे जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, ग्राउंड्स बताओ, रिवोकेशन कितने, ये 7-7 मार्क्स के कभी भी मुंह उठा के पूछ सकता है, तो ये 7 मार्क्स में आने की इसकी चांसेस है। ये अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें एक भी नहीं आया है इस यूनिट से, लेकिन अगर आया तो इससे आ सकता है। बाकी ऊपर मैंने पॉसिबल चीजें आपको बता दी, ठीक है सर, समझ में आ गया। फोर्थ यूनिट भी। फिफ्थ वाले यूनिट में अब मैं आपको बता दूं, ये एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच, ये जो दो ब्रीच आपके मॉड्यूल में दी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि ऐसी कोई ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच है ही नहीं। ये कंसेप्ट है, एक समझने वाली चीज है जो आपके मॉड्यूल में समझाती है। एक्चुअल में वहां पे ये बताया है सूट फॉर डैमेजेस। एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच का कोई कंसेप्ट ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ऐसा कोई सेक्शन बात ही नहीं करता कि एक्चुअल ब्रीच क्या होती है, एंटीसिपेटरी क्या है। ये कंसेप्ट है, ये समझने वाली चीज है कि ड्यू डेट के पहले अगर ब्रीच कर दिया एंटीसिपेटरी, और अगर किए वैसे किए तो ड्यू डेट में किए तो एक्चुअल। इसके ऊपर सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं पे भी कुछ बोलता नहीं है। अब इसके ऊपर जो खतरनाक क्वेश्चन जो पेपर में इस बार नहीं आया तो पेपर फाड़ना बनता है, क्योंकि ये सिर्फ मई 18 में एक बार आया, और उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, एमटीपी 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 आरटीपी आरटीपी, गपा गप, और दमदार क्वेश्चन है भाई, मजेदार क्वेश्चन है। 6 मार्क्स का आएगा अगर ये आएगा तो। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहां पे आपको दे दिए, ये वाला, और मुझे लगता है कि ये बॉटल वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल देना चाहिए। प्यारा क्वेश्चन है यार, प्यारा क्वेश्चन, इतना प्यारा है कि क्या बताऊं, मैंने करवाया है, लिखवाया भी है। तो अगर फिफ्थ यूनिट से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा, और सेक्शन 73 के ऊपर आएगा, और इससे ही मिलता जुलता आएगा। ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये तो पूछा हुआ ही है, और ये वाला जो है ये पूछा नहीं है, मैंने फिर भी दे दिया, क्यों, एमटीपी आरटीपी पे मिलता जुलता है, तो वो भी कर लो, ये भी कर लो, क्या पता आएगा तो अपन पेल देंगे पूरा। तो 6 मार्क्स का आएगा, आएगा तो। और नीचे इसके ऊपर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन, तो जो सेक्शन 73 की बात कर रहा हूं ये उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच होता है तो क्या कंपनसेशन मिलता है, तो ये सेक्शन 73 बताता है। उसके ऊपर ये ऊपर वाले दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कर लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझ जाओ, ठीक है। अब उसके बाद लिक्विडेटेड डैमेज, ये मेरे को लगता है कि ये इनका मूड कुछ बिगड़ा ना, क्योंकि मॉड्यूल के पीछे है, बोले मजाक मजाक में लिक्विडेटेड डैमेज और पेनाल्टी के बीच में क्या डिफरेंस है ये पूछने, ये रीड करके चले जाना। मेरे को ना ऐसा लग रहा था यार, इसको डालू कि नहीं डालू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहने, डालू ना, मेरे को खुंदक सी लग रही थी। मतलब चल भाई एक बार रीड करने बोल दूंगा, आया तो बन जाएगा, कहीं ना कहीं लग रहा है आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ऐसे 50-50 था, डाल दिया, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अभी ऐसा है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको 3 टॉपिक है, जिसमें रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट आपको पढ़ना नहीं, कि टाइम बताया था ये होगा तो नहीं होगा, वाइड होगा ना लिमकाना नहीं पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसके इसेंशियल, लेकिन कंसेप्चुअली पढ़ना कि अगर उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपको बन जाए, मैंने बहुत प्रैक्टिकली पढ़ाया। उसके बाद कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी सिचुएशन है, जैसे नेसेसरी सप्लाईज टू माइनर, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है। पेमेंट मेड बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, पेमेंट किसी और को करना था, किया किसी और ने। फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, तो बहुत सारी सिचुएशन है, वो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में वही पढ़ना है। थोड़ा सा छोटा सा यूनिट है, तो आपको ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ना है, कंटिंजेंट पूरा पढ़ना है। तो कंटिंजेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है नवंबर 18 में, और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स में नवंबर 19 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ, ये वॉलेट वाला, तो ये भी मैंने करवा के रखा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए, तो आपको ये 2 टॉपिक पूरा पढ़ना है। उसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पॉसिबल क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकते हैं। 2 ही टॉपिक है, छोटे टॉपिक है, इजी टॉपिक है, पूरा पढ़ना है। तो कुल मिला के बोलूं तो 6th यूनिट और 2nd यूनिट लगभग पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि छोटे टॉपिक है, क्वेश्चन आ ही जाता है। 3rd यूनिट में मैंने बहुत कुछ छुड़वाया, 4th में मैंने बहुत कुछ छुड़वाया, 1st में मैंने बहुत कुछ छुड़वाया, आपको पता ही है। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। देखो 23 मिनट का वीडियो बन गया सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तक की चीजों को समझाने में कि ये इंपॉर्टेंट और वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसे ही डाल दूं कि भाई ये देखो ऐसा ऐसा है, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट, वो उतनी उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी जितना आप मेरे को अभी सुन के समझ के ले लोगे, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, अभी ऐसा है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पहला यूनिट। अब इसमें ऐसा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के पहले यूनिट में आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस बहुत फुद्दू है, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल आपको नहीं पूछेगा, तो मतलब एक रीड कर लिया तो कोई बता दिया, इतना बुद्धू इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड अपने को ही पता है, 2 पार्टी होनी चाहिए, गुड्स होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर ओनरशिप पास होना चाहिए, वगैरह वगैरह फालतू की बातें। अब पूछने वाला इसमें क्या है, इसमें पहली बात तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, इसमें आज तक जीवन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ही नहीं है, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो पढ़ना क्या इसमें, इसमें आपको पढ़ना है असर्टेन और अनसर्टेन में क्या डिफरेंस है, अच्छा ठीक है। डिलीवरी क्या होती है और उसके कितने प्रकार के मोड है, ठीक है सर, समझ में आ गया। यही 2 क्वेश्चन।
अब इसके अलावा इसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज तक बना नहीं है, बनने के चांसेस भी नहीं है, लेकिन गलती से मूड इंस्टीट्यूट का खराब हुआ तो पॉसिबिलिटीज, सेक्शन नंबर 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे देखो 9, 10 के मैंने बोला रीड करके जाना, इसमें एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चन मन बने तो ऐसे डाल दिए, ले बनने वाला नहीं है। क्यों? 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ये सेक्शन 7, 8, 9, 10 में 6 मार्क्स जैसा कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अगर याद करो मैंने बताया था 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, और 6 मार्क्स का डायरेक्ट और 4 मार्क्स का डायरेक्ट, तो 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला औकात नहीं है इस यूनिट की। फिर भी सेफर साइड इंस्टीट्यूट बावरा हो गया, अगर दिया, अगर बावरा का मतलब सरप्राइज देने के लिए, तुम कुछ और मत समझना, बावरा का मतलब ऐसा है, ठीक है। तो 6, 7 और 7, 8, 9, 10, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, एक तो ये क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन, फिर ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 का है ये, और उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या आ सकता है वो भी डाल दिया, और मैंने करवाया भी है। फिर मैं वापस डिस्क्लेमर दे चुका हूं, करवाया मतलब सब करवा दिया, ठीक है। चलो ये होने के बाद यूनिट 2 की अब बात करूं। अब जैसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 2 था ना, वैसा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 2 को छोड़ ही नहीं सकते। तो भावकाल है, भावकाल सेकेंड यूनिट, सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब भावकाल मतलब क्या, इसमें टॉपिक ही बता देता हूं भाई, वो आपका इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी, कैवेट एम्प्टर, क्लीन बोल्ड, बस यही है इसमें। पहला वाला नहीं पढ़ना, वो सेक्शन 11 को छोड़ दो, लेकिन इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी, कब कंडीशन को वारंटी मानेंगे, कैवेट एम्प्टर, सब पढ़ना है इसमें, सब। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया एज इट इज उसको छोड़ देना, क्योंकि इसमें ना इंप्लाइड कंडीशन का कोई एक सेल बाय सैंपल को उठाया, उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दिया। वो आता ना implied condition as to condition and implied condition, implied warrant, implied condition as to the quality or fitness of goods, 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। बायर ने सेलर को पर्पस बताया है, बायर ने सेलर के स्किल और जजमेंट में भरोसा किया है, और बायर जो गुड्स मांग रहा था सेलर उन्हीं गुड्स में डील कर रहा है, उस पर क्वेश्चन, भयानक क्वेश्चन पूछता उसमें बेटा, बिल्कुल ध्यान से, इसको छोड़ना नहीं है। तो देखो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है कब पूछा आपको पता है, ये नवंबर 19 में पूछा। कितने मार्क्स का पूछा? 6 मार्क्स का। सेल बाय सैंपल का एक छोटा सा इंप्लाइड कंडीशन उठाया तब, ये करवाया हुआ मैंने, करवाया हुआ, ठीक है। दूसरा ये वाला, ये किसके ऊपर है, इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ गुड, वुड वाला, ये भी करवा के रखा है, लिखवाया है इसको। तो भाई तुम मेरे को बोलना ही मत, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरा सबूत है, टेक्नोलॉजी एट इट्स बेस्ट। तो मई 19 में 6 मार्क्स का है, वो नवंबर 19 में 6 मार्क्स का है, दोनों इंप्लाइड कंडीशन के ऊपर है भैया, किसी भी पॉइंट में उठा के दे रहा है, नहीं छोड़ सकते, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, आया नहीं है मतलब माइंड सेट हो जाए, अच्छा ये 2 प्रकार में और माइंड सेट खुलेगा, फिर एक आध रिलेटेड क्वेश्चन और करो और माइंड सेट खुलेगा। फिर देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वो 3 पॉइंट बताना है, वो भी दे दिया हूं, एवरी पॉसिबल स्कोप कवर कर दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इंप्लाइड वारंटी, तो इंप्लाइड वारंटी तो 4 है, तो देखो ये मई 19 में पूछा हुआ भी है, आरटीपी पे भी दिया हुआ है। कैवेट एम्प्टर, उसके एक्सेप्शन बताओ, नवंबर 18 में 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल भौकाल जैसे पूछ देगा, 6 मार्क्स का, इसी में कुछ नहीं छोड़ सकते। कैवेट एम्प्टर इंप्लाइड, एकदम भौकाल चैप्टर यूनिट है ये, ठीक है। देखो सेल बाय सैंपल का, अब ये क्वेश्चन पूछा नहीं, एमटीपी आरटीपी पे था, डायरेक्ट क्वेश्चन मुंह उठा के 4 मार्क्स का पूछ दिया, सेल बाय सैंपल की इंप्लाइड कंडीशन बताओ, आना चाहिए। उसके ही बेसिस में नीचे रिलेटेड क्वेश्चन में मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल दिया कि अगर इस टाइप का आएगा, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी और होलसम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। और मान लो इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा आएगा, एवरी पॉसिबिलिटी आई हैव कवर्ड, एवरी पॉसिबिलिटी, ऐसा आ सकता है वैसा आ सकता है, आंसर इसके आपको स्टोर में मिलेंगे, वो पेड है, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जिनने तो मेरा रेगुलर अटेंड किया, तुमको तो खरीदने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुमको तो मैंने लिखवा के ये प्रैक्टिस करवाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब थर्ड यूनिट जो आता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब इसका मेन फोकस किधर है, इस यूनिट का नाम ही पढ़ो तुम, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ओनरशिप कैसे कैसे जा सकती है, असर्टेन गुड्स में कैसे जाएगी, अनअसर्टेन गुड्स में कैसे जाएगी, ये सारी बातें इसमें होती है। अब इसमें क्वेश्चन जो आए हैं, क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, इसमें एक क्वेश्चन भौकाल जैसे आया है, नमो दैट क्वाद नॉन हैबेत नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ है, और उसका एक्सेप्शन बताओ। जिस इंसान ने उस टॉपिक को पढ़ लिया वो डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर आ गया 6 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का ही आएगा, बड़ा कंटेंट है ना उसका, नमो दैट क्वाद नॉन हैबेत, उसका एक्सेप्शन बताओ, ये तो 6 मार्क्स का हो गया। दूसरा, अगर आपने उसको ढंग से पढ़ लिया
उसके किसी भी पॉइंट में, और खास करके वो वाला पॉइंट में सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट में, उस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। अगर वो आपने पूरा पढ़ लिया, वो आया डायरेक्ट क्वेश्चन, वो बन जाएगा। उसके किसी पॉइंट में अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, वो बन जाएगा। आइए समझाता हूं मैं, देखिए ध्यान से। तो देखो, नेमोदैथ कॉद नॉन हबेद मई 19 में आया था, मई 19 में, नवंबर 19 वापस आ सकता है ये, 6 मार्क्स का। और उसके एक्सेप्शन बताओ। और उसी के एक्सेप्शन में ये है कि माना जो ओनर है वही ओनरशिप ट्रांसफर करेगा, लेकिन एक्सेप्शन में सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट है। तो ऊपर देखो, ये मर्केंटाइल एजेंट वाला क्वेश्चन आया नहीं कभी, आरटीपी पे दिया था। तो अगर ये नहीं आया तो उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो ये बन जाएगा। यानी कि ये पढ़ोगे तो एक तीर से दूसरे निशाने होंगे। ठीक है सर, समझ में आया सर। एक तो ये हो गया, नेमोदैथ कॉद नॉन हबेद पढ़ोगे तो ऊपर वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ हूं, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो बन जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब उसके बाद ये वाला है सैम्यूल वाला। अब ये सैम्यूल वाला कौन सा पता है क्या? सैम्यूल वाला कभी भी क्वेश्चन आया नहीं है सैम्यूल वाला, लेकिन ये कौन से पॉइंट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन गुड्स। इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि बताओ अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप कब जाती है। उसी के ऊपर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दे सकता है, अभी तक दिया नहीं है, नीचे दिखाऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ एक अटेम्प्ट में, उसी के ऊपर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ देगा। तो इसीलिए मैंने यहां पे दिया हुआ है। और ऊपर वाला क्वेश्चन भी आज तक पूछा नहीं। ऊपर वाले में क्या है, किसी को आपने गुड्स दिया, या तो अप्रूव कर लेगा रख लेना, नहीं अच्छा लगेगा रिजेक्ट कर लेना, लेकिन उसने किसी और को बेच दिया, तो जिसकी गाड़ी थी वो किसी और को बेचा, उससे रिकवर कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता है। अब वो डिस्कस कर चुके हैं अपन ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 उसमें आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कभी आया नहीं है, 1 कभी नहीं आया, 2 कभी नहीं आया, 3 कभी नहीं आया। ये पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ गए सर? और नेमोदैथ कॉद नॉन हबेद, तो ये तो पढ़ना ही है, मर्केंटाइल एजेंट वाला पढ़ना ही है। और एक नीचे ये जो क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन ये है कि भाई साहब ने ना, सेलर ने बायर को दे दिए गुड्स और बायर अब पैसे नहीं दे रहा है, तो सेलर क्या उखाड़ सकता है उसका बायर का? वो ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा नहीं, ये वो वाला नहीं है, दूसरा। अरे भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी तो मैं गलती बोल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन नंबर 44 के ऊपर है ये क्वेश्चन, कि भाई गुड्स रेडी रखे थे, उसको बोला तू आके ले जा, वो आया नहीं, उसकी वजह से नुकसान हो गया, तो इसका नुकसान कौन भरपाई करेगा? ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था बाबा, ये 6 मार्क्स का आया था नवंबर 18 में। भौकाल क्वेश्चन है, करवाया भी उसको, प्लीज करके जाना, भौकाल एकदम। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन गुड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार आया। तो देखो मई 18 में 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, उसी के बेसिस में ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने दिया और करवाया भी है। तो अभी मेरी बात सुनना, कुल मिला के सर इस यूनिट में पढ़ना क्या भैया? इस यूनिट में आप पहले तो नेमोदैथ कॉद नॉन हबेद पढ़ लो, तो उससे एक तीर से 2 निशाने। सेक्शन 44 ये जो भौकाल क्वेश्चन बताया कि मस्त आता है, ये तो पढ़ना ही है। सेक्शन 44 नेमोदैथ कॉद नॉन हबेद तो पढ़ना ही है। तीसरा, गुड्स अनअसर्टेन गुड्स में कैसे ओनरशिप जाती, वो तो ये पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएगा वो। और ऊपर वाला एक लास्ट, ऊपर जो सबसे पहला क्वेश्चन था ये वाला, सेल और रिटर्न वाला, कवर। बस इससे बाहर मुझे नहीं लगता जाएगा। बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च डाल के मैंने आपके लिए ये बनाया है। भरोसा करने वाले भरोसा आज तक कर रहे हैं मेरे ऊपर। ठीक है, जब सीए फाउंडेशन में 18 हुआ था ना, तब से पढ़ा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, पुराने वीडियोस भी डले हुए हैं। अनपेड सेलर, सुनना मेरी बात। अब अनपेड सेलर में टॉपिक बोल देता हूं पहले, उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे बताऊंगा। अनपेड सेलर में क्या आएगा आपको पता है? अनपेड सेलर में आपका आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड सेलर? अनपेड सेलर के राइट गुड्स के अगेंस्ट क्या है, और अनपेड सेलर के राइट इसके अगेंस्ट क्या है, तुम्हारे बायर के अगेंस्ट क्या है। तो अनपेड सेलर क्या होता है, उसके राइट गुड्स के अगेंस्ट क्या है, उसके बायर क्या। गुड्स के अगेंस्ट उसके क्या राइट है? राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल, विथहोल्डिंग और डिलीवरी। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछता है पता है? मैं टॉपिक बता दिए ये सब, बताओ राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बीच में डिफरेंस बताओ। तो भैया आप अगर वो पूरी चीज पढ़ ली, उसके गुड्स के अगेंस्ट राइट क्या आप लिख सकते हो। तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, देखो सब काट दिया नीचे की, 1 2 3 चीज पूरी काट दिया हूं, और ऊपर अनपेड सेलर, उसके राइट, गुड्स के अगेंस्ट, बायर के अगेंस्ट। यही टॉपिक अपन ने पढ़ना है और इसके बाहर आना वाला नहीं है, तो ध्यान देना। सबसे पहला देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि भाई साहब ने क्रेडिट्स में गुड दिया, उसको पैसा नहीं मिला, तो बायर के अगेंस्ट सेलर का क्या राइट है, अनपेड सेलर का। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल भी आ जाएगा। व्हाट आर द राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट गुड्स, तो गुड्स के अगेंस्ट राइट मैंने आपको बता दिया। देखो ये नवंबर 19 में आया है, ये मई 18 में आया हुआ है ये क्वेश्चन नीचे। अब ये क्वेश्चन आया नहीं है तीसरा वाला, लेकिन पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। क्या बताओ, राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या डिफरेंस है, ये पूछ लेगा। ठीक है सर। चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, बताओ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एक्सरसाइज कर सकता है सेलर। तो ये 2 क्वेश्चन 3 और 4 कभी पूछे नहीं है, पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि उन टॉपिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऊपर के 2 तो पूछे हुए हैं, नीचे के 2
पॉसिबिलिटीज, उसके बेसिस में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्कोप कवर किया कि भाई कुछ भी पूछे ना मेरे बच्चे को लगे अरे भाई ये तो सर ने पहले ही बोल दिया, रिलैक्स हो जाओगे, अरे सर ने तो बताया तो मैं तो पढ़ाऊं इसको, बन जाएगा। नया क्वेश्चन आएगा दिमाग खराब होगा, यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, पहले से इतना अपन पॉसिबिलिटी कवर करके बैठे। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, ये अपन पढ़ लेंगे। शुरू के 2 क्वेश्चन आए हैं, बाद के 2 क्वेश्चन आपने पॉसिबिलिटीज के लिए दिए हैं, और 5th वाला क्वेश्चन ये जो है ये भी आपको पढ़ के जाना है, एक बार समझ लेना। 6th वाला क्वेश्चन गलती से था, मैंने उसको काट दिया। ठीक है सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी खत्म हो गया। आगे अब ऐसा क्या है, आगे में पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप में क्या होने वाला है, ध्यान से समझ के लेना। टोटल 3 यूनिट है, 16 मार्क्स का आता है। अब पार्टनरशिप का पहला वाला यूनिट ये भी फुद्दू है, इसमें 2 ही टॉपिक आपको पढ़ना है। पहला एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, और उस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में लास्ट में आता है म्यूचुअल एजेंसी विच इज नोन एज ट्रू ट्रस्ट ऑफ पार्टनरशिप। बस उससे ही क्वेश्चन आता है हर बार। और एक आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनरशिप हो गया। ठीक है, सुनना मेरी बात। तो पहला वाला देखो मैंने यहां पे कट किया है, एसेंशियल एलिमेंट को मैंने स्टार लगाया, ट्रू ट्रस्ट ऑफ पार्टनरशिप को मैंने बताया है, और काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप मैंने पूरे काट दिए हैं, लेकिन इसमें पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को बस पढ़ना है। नीचे क्वेश्चन देखो, May 19 में क्वेश्चन आया देखो कि ग्रुप ऑफ पर्सन पार्टनर है कि नहीं है, ये कैसे पता लगेगा, म्यूचुअल एजेंसी से, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप से। तो वो पहला क्वेश्चन आया था May 19 में 4 मार्क्स का। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के ऊपर आया, फॉर्मर पार्टनर वाले के ऊपर आया, जो मैंने करवाया भी है, ये एज इट इज क्वेश्चन मैंने करवाया, कोई भी मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा कि मैंने करवाया नहीं, मेरे पास सबूत है। ठीक है, चलिए नवंबर 18 में 3 मार्क्स का आया था पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये क्वेश्चन आया था, मैंने करवा के रखा हुआ है। तो आपको भी करना है ताकि आपको समझ में अच्छा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कंक्लूसिव एविडेंस क्या है पार्टनरशिप का, म्यूचुअल एजेंसी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जिससे भी आप पढ़ते हो, और ऐसी सर्कमस्टेंसेस बताएं जहां पे हम मानेंगे कि ये पार्टनरशिप नहीं है। ये भी मॉड्यूल में दिया है, ये भी आपको May 18 में 4 मार्क्स में पूछा गया है। बस यूनिट 1 खत्म है यहाँ पे। इससे ज्यादा यूनिट 1 में अगर आप काइंड्स ऑफ पार्टनर पढ़ने बैठ रहे हो, पार्टनरशिप और उसका डिफरेंस पढ़ने बैठ रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, पार्टनरशिप और क्लब में क्या डिफरेंस होता है, 12वीं में अपन ने पढ़ लिया है। इंस्टीट्यूट इतना फुद्दू नहीं कि आपको वो क्वेश्चन देगा, यूनिट 1 में इतना ही है जो बता दिया, ज्यादा टाइम वेस्ट करना मत, स्मार्ट स्टडी करो, डोंकी वर्क मत करो। दूसरा, अब दूसरा यूनिट बड़ा है भयानक, लेकिन फिर भी अपन बता देते हैं इसमें आपको पढ़ना क्या है। इसका टॉपिक सुन लो पहले, क्या पढ़ना है दूसरे वाले यूनिट का, पार्टनरशिप का। भाई साहब इसमें ऐसा है, एक्सपल्शन वाला जो है सेक्शन 33 में एक्सपल्शन, भाई भूल के मत छोड़ना, 2 बार पूछ चुका, मस्त टॉपिक है, मेरे को मजा आता है उसको पढ़ाने में। एक्सपल्शन अपने को पढ़ना है। माइनर से रिलेटेड जो अपन बताया ना, पार्टनर माइनर जो है पार्टनर नहीं बनता, वो बेनिफिशियरी बनता है, एडमिट होता है पार्टनरशिप में, तो उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। और मैंने जब पढ़ा था मैंने भौकाल है ये, भौकाल। ये एक्सपल्शन वाला और माइनर, पहले एडमिट होगा बेनिफिट में, फिर वो मेजर हो जाएगा, तो 6 महीने का टाइम है, पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा, माइनर बेनिफिट में एडमिट हो सकता है कि नहीं, पार्टनर बन सकता है कि नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसी में दिखाऊंगा अभी। और एक्सपल्शन के ऊपर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है, 2 बार, लास्ट टाइम पूछा नहीं, इस बार पूछ सकता है। ये 2 तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में। अब छिटरी पिटरी में आते हैं। छिटरी पिटरी मतलब वो 2 तो पढ़ना ही है, मतलब माइनर वाला तो भौकाल, भौकाल क्वेश्चन एकदम। माइनर का तो चार्ट जाना पूरा, माइनर से रिलेटेड जितना, और मैंने भी बहुत इंपॉर्टेंट देके उसको बहुत टाइम लेके पढ़ाया। दूसरा एक्सपल्शन वाला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाऊंगा वो भी। अब छिटरी पिटरी में आते हैं। छिटरी पिटरी में क्या आपको पता है क्या, देखो कंटिन्यूइंग गारंटी कब रिवोक हो जाती है पार्टनरशिप में, 2 मार्क्स का है नवंबर 19 में, या तो वो करो या तो नीचे। गुडविल का मतलब क्या है जो इंडियन पार्टनरशिप में, 2 मार्क्स है, छिटरी पिटरी क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा रेफरेंस दो। अब क्या रेफरेंस दो, मान लो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंस हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, विद रेफरेंस टू द प्रोविजन एक्सप्लेन द वेरियस इफेक्ट। अब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, पार्टनर नहीं रहता, उसका जो स्टेट है जो वो ऑफिशियल असाइनी के पास चल जाता है। ये अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नवंबर 19 में 4 मार्क्स, अब ये रिपीट तो नहीं करेगा, लास्ट टाइम ही पूछा है। तो इसके बेसिस में रिलेटेड क्वेश्चन की और मिलता जुलता क्या क्वेश्चन, तो ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, पार्टनर जब रिटायर हो जाता है या तो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो मिलता जुलता क्वेश्चन भी दे दिया छिटरी पिटरी में। अब ये वाला जो है देखो, मास्टर एक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बेनिफिट में, ये माइनर से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का है नवंबर 19 में। अब नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर इज नोटिस टू ऑल पार्टनर, इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन भयानक कराया कि वैसे तो नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर नोटिस टू ऑल होता है, लेकिन फ्रॉड के केस में नहीं माना जाता। और क्या क्वेश्चन आया, पर्सनल प्रॉफिट अगर कोई पार्टनर अर्न कर लेता है, ये भी कराया, नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट अर्न, छिटरी पिटरी टॉपिक। तो छिटरी पिटरी टॉपिक में सर इंसॉल्वेंसी का इफेक्ट बताओ,
तुम्हारा गुडविल बताओ, तुम्हारा एक्टिंग पार्टनर को नोटिस दिया तो क्या हुआ, पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर लेगा तो क्या हो गया, छिटरी पिटरी क्वेश्चन। पावर ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ इमरजेंसी, छिटरी पिटरी क्वेश्चन, इसको रीड भी मार लोगे तो हो जाता है, 2-2 मार्क्स का है, देखो समझ में आएगी बात, छिटरी पिटरी। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, मेसर्स XYZ लिमिटेड, ये एक्सपल्शन वाला क्वेश्चन है, तो May 19 में 6 मार्क्स का पूछा हुआ है। उससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने दे दिया, ये पूछा नहीं है, मिलता जुलता क्वेश्चन रिलेटेड, कि अगर वो वाला नहीं आया तो मिलता जुलता क्या है, ठीक। नीचे और एक रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ में आई क्या बात। तो देखो ये मिलता जुलता क्वेश्चन May 18 में भी और MTP पे भी था, तो एक May 19 में एक्सपल्शन 6 मार्क्स का पूछा हुआ है और May 18 में भी 6 मार्क्स का पूछा हुआ है, 2 बार, May 18 May 19। फिर रिलेटेड क्वेश्चन एक और दे दिया, तीनों क्वेश्चन लगा के जाना एक्सपल्शन के, दोबारा पूछेगा क्योंकि नवंबर 19 में पूछा नहीं है, माइनर वाला छोड़ना मत, छिटरी पिटरी, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय, इफेक्ट, गुडविल, कंटिन्यूइंग गारंटी, छिटरी पिटरी टॉपिक, क्वेश्चन भी दे दिया। ये देखो माइनर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नवंबर 18 में 4 मार्क्स का आया ये, कि बताओ मेजोरिटी के पहले उसकी क्या लायबिलिटी होती है, उसके बाद क्या लायबिलिटी होती है, भैया पढ़ के जाना, माइनर वाला तो छोड़ के ही मत जाना, ठीक है। और ये वाला, अब ये वाला जो क्वेश्चन है नवंबर 18 में पूछा 3 मार्क्स का, इंप्लाइड अथॉरिटी के बेसिस में सेक्शन 19 के ऊपर करवाया हूं बहुत खतरनाक तरीके से, तो ये भी आपको करना है। इससे मैंने एक रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करवा दिया है, ठीक, कि अगर वो नहीं आया तो इस टाइप के क्वेश्चन, माइंड सेट ओपन होगा कि कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फिर ये रिलेटेड क्वेश्चन है पूरा, सेक्शन 19-20, सेक्शन 19 इंप्लाइड अथॉरिटी है, सेक्शन 20 रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द इंप्लाइड अथॉरिटी, जो मैंने कराया, तो ये रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे जो पॉसिबिलिटीज है पूछ सकता है करके, मैंने सब पॉसिबिलिटी यहां कवर की, इसका आंसर आपको वहां मिलेगा, यहां पे सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा ऐप में, ठीक है सर। ये पॉसिबिलिटीज थी, जितनी नीचे थी वो पॉसिबिलिटीज थी, ऊपर जितना पूछना था पूछ लिया, सेकेंड यूनिट भी खत्म हो गया, ठीक है। ये नीचे पूरी पॉसिबिलिटीज वाला है। अब अपन आते हैं थर्ड यूनिट में। अब थर्ड यूनिट का क्या मुद्दा है, पार्टनरशिप का जो थर्ड यूनिट है, इसमें भाई एक भौकाल है, बहुत बार पूछने की कोशिश करता, छोटा यूनिट है ये भी, तो इसमें आप पहले बात तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर छोड़ देना, वो पूछता नहीं, क्या बताओगे रे उसमें, कि रजिस्ट्रार को स्टेटमेंट देना पड़ता है, पार्टनर का नाम लेना है, एड्रेस लेना है, प्लेस बताना है, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन पूछेगा, वो छोड़ दो। ये पूछता है वैसे तो कंपलसरी नहीं रजिस्ट्रेशन कराना, अब मान लो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो डिसएडवांटेज क्या क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या, देखो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कंपलसरी नहीं करता, लेकिन मान लो अगर कोई डिसेबिलिटी है, कोई डिसएडवांटेज क्या होता है अगर आप नहीं रजिस्टर हो, तो चार्ट हो है, आपको पता ही है, उसके एक्सेप्शन भी है, वो पढ़ना है, जो कि है सेक्शन 69 में, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और उसके पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ना है। ऐसे ग्राउंड्स बताओ जब कोर्ट पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन करना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो ऊपर वो आ ही गया था, तो ये दोबारा रिपीट हो गया है, May 18 में 2 मार्क्स का आया था, ऊपर भी आया था, ठीक है, ठीक है सर। कॉन्सिक्वेंसेस, नहीं रजिस्टर करवाया तो क्या कॉन्सिक्वेंस, तो देखो पूरे मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो किसके इर्द गिर्द घूम रहे क्वेश्चन, सेक्शन 69 के। रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी, नहीं कराया तो क्या होगा, कराया तो क्या होगा, एक ही पॉइंट है, और कंपलसरी नहीं कराया तो क्या होगा, घूम फिर के सेक्शन 69। नया क्वेश्चन बस क्या है, कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है जहां पे कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को क्या करवा देता है, डिसॉल्व करवा देता है, सब कराया। और अगर इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना सेक्शन 69 के ऊपर, जो मैंने अच्छे से करवाया, तो ये 2 टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे, मॉड्यूल पे भी दिए, मैंने भी कराया, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, इतना ही पढ़ना है, कुल मिला के सेक्शन 69 ही पढ़ना है इसमें। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के डिफरेंस रीड कर लोगे तो हो जाता है, पढ़ना 69 ही है, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। नमस्ते लंदन, कुल मिला के सर पूरी पार्टनरशिप में मेन फोकस रखना है सेकंड वाले यूनिट में, फर्स्ट वाला तो मजाक में निकल जाएगा, ये भी मजाक में निकल जाएगा, सेकंड यूनिट में जितने क्वेश्चन बताया कर ले, एक नंबर सर, मजा आ गया। ऐसे ही अपना कॉन्ट्रैक्ट था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी ऐसे हो गया, ये भी हो गया। अब अपन आते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है, अब इसमें ऐसा है भैया 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, वो भी डायरेक्ट, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इसमें ऐसा है, देखो क्या क्वेश्चन आया, देखो एसेंशियल एलिमेंट्स बताओ एलएलपी को फॉर्म करने के लिए, करवा चुका हूं, मेरे मैराथन में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये May 18 में भी वही क्वेश्चन आया, नवंबर 18 में भी वही क्वेश्चन आया कि एलएलपी को बनाने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स आप बताओ, तो वही 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, प्रॉफिट ही होना चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या करना पड़ेगा। दूसरा, एलएलपी एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस है जो कि बेनिफिट देती है लिमिटेड लायबिलिटी और कंपनी को और पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपकी मॉड्यूल में ये May 19 में आया। और फोर्थ वाला क्वेश्चन आया कि कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे एलएलपी लायबल होती है और एलएलपी नहीं लायबल होती है, यानी कि जब जब लायबल होती है एलएलपी वो भी बताओ, और जब जब एलएलपी नहीं लायबल होती है अपने पार्टनर के एक्ट से वो भी बताओ। तो ये 4 क्वेश्चन, जिसमें ये तो डबल रिपीट हो गया था। अब इसके अलावा पॉसिबल क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो ये वाले हैं कि एलएलपी क्या होती है, उसके एडवांटेज बताओ, इसकी उतनी चांसेस मेरे को लगती नहीं है।
एलएलपी का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो क्या होता है, अरे वही होता है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, कैन बी स्यूड, यूड, ये सब है। मेन मेरे को जो लगता है, जो दो क्वेश्चन लास्ट वाले मैंने स्टार मार्क किए कि कौन कौन सी सिचुएशन एलपी को ट्राइब्यूनल वाउंड अप कर देगा, और प्रोसीजर क्या है नाम चेंज करने का, जो सेक्शन 15 नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, सेक्शन 17 नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सेक्शन 15 और 16 सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी चढ़े तो नाम चेंज करवा देंगे। तो ये दो क्वेश्चन आने की चांसेस है। ऊपर के तो चार आप पढ़ ही लेना, इतने ही क्वेश्चन आप एलएलपी में कर लो, एक 5 मार्क्स का फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, एलएलपी भी हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, भौकाल चैप्टर, भौकाल, ठीक है। अब ऐसा है इसमें द कंपनीज एक्ट 2013 में, द कंपनीज एक्ट 2013 में टॉपिक अभी मुंह पे बोल दे रहा हूं, वो टॉपिक पढ़ लेना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी सब छोड़ देना बाकी, ठीक है। कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, कब कब कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्ट कर देंगे वो, तो कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी और कब कब लिफ्ट कर देंगे, हाँ। सेक्शन 8 ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, लिखा हुआ भी है बाजू में, ये देखो, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, ओपीसी, सेक्शन 8 प्राइवेट कंपनी, और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, ये देखो यहां पे बोला हुआ है। मीनिंग फीचर, नमस्ते लंदन, नहीं पढ़ना है, ठीक है। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इन कॉर्पोरेशन, नहीं पढ़ना है, नमस्ते लंदन। क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, शेयर्स नहीं पढ़ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ना है। डॉक्ट्राइन तो भाई साहब हर अटेम्प्ट में एक डॉक्ट्राइन तो पूछता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट और उसका एक्सेप्शन, डॉक्ट्राइन तो छोड़ ही नहीं सकते आप। अब इन्हीं टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया, कहीं प्रैक्टिकल है कहीं डायरेक्ट है। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, उसके बताओ क्या प्रोसीजर है इनकॉर्पोरेट करने का। 1% कंपनी है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया नहीं था तो वो 1% कंपनी बना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है, बांट सकती कि नहीं बांट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन, उनके ही ऊपर है। समझ में, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले ये ओपीसी के ऊपर क्वेश्चन है, ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, नीचे डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये मेमोरेंडम के ऊपर एक क्वेश्चन नवंबर 19 में, ठीक है। ये डिंशा मानिक जी पेटेट के ऊपर एक क्वेश्चन नवंबर 19 में 3 मार्क्स का, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने नीचे दे दिया है, ठीक। आगे बढ़ता हूं, इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नवंबर 18 में 3 मार्क्स का आया, ठीक। फिर सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया। अब ये होल्डिंग एंड सब्सिडरी में अमेंडमेंट आया, पहले होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता शेयर कैपिटल से होता था, अभी वोटिंग पावर से होता है। तो ये वाले क्वेश्चन को नवंबर 19 में 3 मार्क्स का था, मैंने इसको अल्टर कर दिया क्योंकि वो शेयर कैपिटल के बेसिस में था, मैंने वोटिंग पावर के बेसिस में कर दिया, उसको बहुत अच्छे से कराया। ये वाला क्वेश्चन होल्डिंग सब्सिडरी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये वही वाला क्वेश्चन है, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती, बांट सकती कि नहीं, नवंबर 18 में 4 मार्क्स का। तो मैं टॉपिक ही बता दिया इसीलिए, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ और उसकी कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, पूरे क्वेश्चन उससे ही है। टॉपिक बोल दिया, क्वेश्चन बस बता रहा हूं। ये देखो, ये अल्ट्रा वायरस के ऊपर क्वेश्चन, ये वो वाले क्वेश्चन कब कब अपन कॉर्पोरेट लेवल को लिफ्ट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो एक्सेप्शन बताओ इंडोर मैनेजमेंट का, जो 3 एक्सेप्शन पड़े थे वो बताओ, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द अल्ट्रा वायरस, डायरेक्ट क्वेश्चन, और उसके नीचे उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये सब मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। मेरे फेस टू फेस वालों को तो पास आंसर के साथ उनके पास बुल साई रिवीजन लेक्चर सब है, ठीक। अब देखो ये रिलेटेड क्वेश्चन कि अगर कंपनी, रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, एनसीएलटी को अगर आप आरओसी को आप फ्रॉडुलेंटली कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, गलत इंफॉर्मेशन देते हो, तो एनसीएलटी के पास क्या पावर है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आने की संभावना है करके मैंने दे दिया, एमटीपी में था। और ये फ्लोरा फोना वाला क्वेश्चन, ये मैंने प्राइवेट कंपनी में जो 200 मेंबर होते हैं ना उसके ऊपर होता है। अब यहां पे इनने क्या दिया, टोटल कंपनी में कितने मेंबर है, 230 मेंबर है, ये प्राइवेट कंपनी है, सॉरी ये पब्लिक कंपनी है, इसको प्राइवेट में कन्वर्ट होना है, तो प्राइवेट में कन्वर्ट होना है तो इनने अपने मेंबर बता दिए। तो बोले प्राइवेट में तो 200 की लिमिट है, तो क्या इनको अपनी लिमिट मेंबर घटाने पड़ेंगे, आंसर इज नो, इनने कंफ्यूज किया है। 190 डायरेक्टर रिलेटिव ये तो काउंट होंगे, 15 एम्प्लॉय और 10 एक्स एम्प्लॉय ये तो काउंट नहीं होने वाले, ठीक। 5 कपल है तो ये तो 5 ही काउंट होंगे, तो कितने हुए 190 और ये 5 और ये 5 200, तो इनको कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने डिटेल में करवाया, लिखवाया भी है। अब ये वाला क्वेश्चन भौकाल, इसकी आने की चांसेस भौकाल, ठीक है। कि भाई ओपीसी आपको पता है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन इन इंडिया होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, और नॉमिनी भी उसका जो है सिटीजन इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया और नेचुरल पर्सन होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पे कि नवीन ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की सिस्टर को नॉमिनी बनाया, सिस्टर की शादी हो रही है, वो जा रही है, यानी कि इंडिया छोड़ के जा रही है, यानी कि रेसिडेंट इन इंडिया नहीं रहेगी, तो क्या उसको नॉमिनेशन छोड़ना पड़ेगा, पहले वाले का आंसर है यस। दूसरे वाला ये बोल रहा है कि मान लो उसकी जो सिस्टर है वो बार बार में बीच बीच में आते रहेगी, 182 डेज कंप्लाई करेगी, रेसिडेंट इन इंडिया रहेगी, तो क्या वो कंटिन्यू रह सकती है, आंसर इज यस।
ये नई वाली जो मॉड्यूल है ना, जो कमिंग मई 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन भी दिया हुआ है वेबसाइट में और आंसर भी दिया हुआ है, और इसके आने की प्रबल संभावना है। यस, तो यहां पे अपना पूरा कवर हो जाता है। मैं एक बार आपको और बता दूं कि आपको ये सारी चीजें कहां मिलेगी। ये आपको अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है। जैसे ही आप उसके अंदर जाओगे आपको वहां पे मेनू दिखेगा, मेनू में स्टडी मटेरियल के अंदर आपको ये पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, डाउनलोड भी हो जाएंगे। आंसर चाहिए मेरे स्टोर के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर के अंदर वो मिल जाएगा, तो आपको क्वेश्चन विथ आंसर वहां पे मिल जाएंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने बहुत बहुत खतरनाक लेवल पे मेहनत की तुम लोग के लिए, और मेरे को आशा है कि तुम्हारे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीसीआर की गेम चेंजर स्ट्रेटेजी मैं नीचे बता दूंगा। यहां पे अपना ग्रुप है एक्ट सीए फाउंडेशन, इसको प्लीज ज्वाइन करें। अगर किसी को गलती से वहां पे नहीं मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहां पे भी इसको डाल दूंगा, वैसे तो आपको ऐप में मिलेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई एम वेरी 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 सॉरी। ये वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला था। पता है तुमको क्या हुआ, जितनी देर अभी मैंने ये वीडियो बनाया ना, ऑलरेडी मैंने एक बार इसका वीडियो बना दिया, साला बीच में पावर कट हो गया, गड्ढे में गई पूरी वीडियो। तो इसलिए दोबारा बना रहा हूं उतने ही पेशेंस के साथ और उतने ही डेडिकेशन के साथ, ताकि आपको पूरा एक माइंडसेट समझ में आ जाए क्या है। जितनी भी रेलिवेंट लिंक रहेगी सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। दिस साइड CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।